नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में आपको जो कुछ पढ़ाने का काम किया गया था उसमें आपने पढ़ा है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता को बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से उसकी शिक्षण विधियां हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौखिक भाव प्रकाशन। आज की टॉपिक होगी मौखिक भाव प्रकाशन से शिक्षक की सावधानी। सावधानियां। एक उसमें ये कहना चाहता है कि जो मौखिक भाव प्रकाशन है, यानी मौखिक भाव प्रकाशन से जो संबंधित शिक्षक को क्या सावधानी रखना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है, यदि बच्चे के समक्ष, बालकों के समक्ष मौखिक भाव प्रकाशन अगर किया जा रहा है, मौखिक रूप से उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे समय में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को बरतने का काम करना है, यही बात उसने कहने का काम किया हुआ है। यदि ऐसा वह कहता है कि मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षक की क्या सावधानियां हैं, यानी शिक्षक को मौखिक भाव प्रकाशन करते समय शिक्षक को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ऐसा आता है तो आपका पहला उत्तर होगा कि बच्चों को त्रुटियों को ठीक कराने के लिए, कहता है बच्चों को त्रुटियों को ठीक कराने के लिए स्वर यंत्रों को साधा जाए। स्वर यंत्रों को साधा जाए। देखिए, इसमें एक बात कह रखा है कि यदि एक अध्यापक है और मौखिक भाव प्रकाशन कर रहे हैं, बच्चों के अंदर यदि मौखिक भाव प्रकाशन का विकास करना है, उनको कुशल बनाना है, तो एक शिक्षक को ध्यान क्या रखना चाहिए। उसको पहली बात है कि ध्यान ये रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को, जो त्रुटियों को, यानी बच्चे की जो त्रुटि है, कहता है बच्चों की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए, यानी बच्चों की जो त्रुटियां हैं, बच्चों की जो गलतियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए, उस दोष को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, स्वर यंत्रों को साधा जाए। उसके कहने का मतलब ये है, यदि बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो क्या चाहिए कि जो स्वर यंत्र है उसको साधा जाए। साधे जाने का मतलब ये है कि कौन सा स्वर कहां से निकलने का काम करता है, कौन सा स्वर और कौन सा वर्ण। जब उसको सही साधने का काम, ये वर्ड यहां से निकलता है, ये वर्ड यहां से निकलता है, जब उसको सही जगह पे बताने का काम किया जाएगा, ये चीज क्या है, शिक्षक की सावधानी। यानी शिक्षक की सावधानी का मतलब ये कहता है कि बच्चे यदि कोई त्रुटि कर रहे हैं, बोलने में कोई त्रुटि हो रही है, तो उस त्रुटि को समझाने के लिए, उस त्रुटि को सही करने के लिए उसको क्या करना होगा कि आप जो स्वर यंत्र है, उन स्वर यंत्रों को क्या किया जाए, साधा जाए। दूसरी बात कहता है
दूसरी बात ये कहता है, दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, यदि बालक ने, यदि बालक प्राकृतिक रूप से अशुद्ध उच्चारण करता है, तो यदि बालक प्राकृतिक रूप से अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है तो यह उसके माता पिता को सलाह दी जाए कि वह चिकित्सक से या डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए दूसरी बात कहता है, यदि बालक प्राकृतिक रूप से, यानी जन्मजात अगर वह कहीं वह चीजों का अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है और शुद्ध चीजों का उच्चारण नहीं कर पाने का काम करता है, तो निश्चित रूप से एक अध्यापक को यह सावधानी बरतनी होगी। ये सावधानी बता रहा है कि शिक्षक को क्या सावधान रखनी चाहिए। यदि बालक प्राकृतिक रूप से नेचुरली, यानी अगर जन्मजात वह कहीं त्रुटि करने का काम करता, बोलने में त्रुटि उसको हो रही है, तो एक अध्यापक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उसके माँ बाप को बुला के उसकी कमियों को बताया जाए और उनको सलाह दिया जाए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज या इससे परामर्श लेने का काम करें। यानी इसके पास जो समस्या है, इसके अंदर जो विकार है, इस विकार के समाधान के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने का काम करें। और ये परामर्श कौन देगा? एक अध्यापक देगा। किसको देगा? उसके माता पिता को देगा। बच्चे के माँ बाप को वह अध्यापक परामर्श देने का काम करेगा कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे चिकित्सक के यहाँ जाकर के इसका सलाह लेने का काम करें कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तीसरी बात कहता है, वह दो बात तो ये, तीसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, शिक्षक स्वयं बोलने को, शिक्षक स्वयं बोलने को, बोलने का है, स्वयं बोलने का, शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें। दृष्टांत पेश करें, ये देखो कहना चाहता है ना, जो शिक्षक है कैसे बोला जाता है उसको बोल करके प्रस्तुति करें। इसलिए कहता है कि शिक्षक स्वयं के द्वारा बोल करके एक दृष्टांत पेश करें। और दृष्टांत पेश करने में जिसमें कहता, उस पेशकश में कहता है कि जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें तेजी और शीघ्रता, कहता है तेजी शीघ्रता क्रोध नहीं होना चाहिए। देखिए इसने ये कह रखा है, एक अध्यापक को, एक शिक्षक को और क्या ध्यान देना है, उसको ये ध्यान देना है शिक्षक स्वयं बोले, शिक्षक स्वयं बोले और बोल करके इसका दृष्टांत पेश कर। देखो दृष्टांत पेश करने का ये मतलब ये कहता है कि शिक्षक स्वयं बोल के बताए कि ऐसे बोलना चाहिए। यही बात कहता है कि शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे, यानी शिक्षक स्वयं बोले और बताए कि ऐसे ही बोलना चाहिए, लेकिन उस बोलने में भी क्या होना चाहिए, जिसमें तेजी, शीघ्रता, क्रोध इत्यादि नहीं होना चाहिए। उसके कहने का मतलब यह है, उसने ये कहा है
कि यदि आप दृष्टांत पेश करने का काम करते हो तो आपके बोलने में बहुत ज्यादा तेजी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि आप जो बोल रहे हो बहुत जल्दी से उसको बोल देने का काम मत करें। और बोलते समय एक बात और आपको ध्यान देना है कि आप क्रोध न करें। ये जो आप दृष्टांत पेश करने का काम करेंगे, इसको बालक सुन रहा है, बालक इसको देख रहा है, और जब देख रहा है और जब सुन रहा है तो निश्चित रूप से ये उसके कौशल में कहीं ना कहीं काम आने की चीज है। इसलिए कहता है अध्यापक को इन चीजों को ध्यान रखना है। टॉपिक यही कहता है सावधानी बरतना है। अध्यापक को बच्चों के सामने सावधानी ये बरतना है कि आप ना तो तेज बोलेंगे, ना तो ये शीघ्र बोलेंगे, ना तो क्रोध करेंगे। ये सारा दृष्टांत आप पेश करने का काम करेंगे ताकि ठीक वैसा आपका अनुकरण वह बालक करने का काम करेगा और वह भी इसी तरह की चीजों को सीखने का काम करेगा। ये रहा। और अगला कहता है, एक टॉपिक और कहता है, ये कहता है बालकों में किसी प्रकार का किसी प्रकार का संकोच न आने पाए, किसी प्रकार का संकोच न आने पाए। कहता है कि जो बालक है जिनको आप पढ़ा रहे हैं, तो बालकों को समझाते समय, बताते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बालकों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संदेह पैदा न हो। यानी आप जिस बात को कह रहे हैं, आप जिन टॉपिक को समझा रहे हैं, जिस बात को बताने की आप कोशिश उसको कर रहे हैं, वह एकदम स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी होने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। ये कहता है कि बालकों में किसी भी प्रकार का संकोच, यदि आपने कुछ कहा और बच्चा भी संकोच में रहेगा तो आपसे पूछना नहीं चाहिए। इसलिए कहता है आप जो कुछ कहें पारदर्शी कहें, स्पष्ट कहें, ताकि बच्चे को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वह भली भांति आसानी से उसको समझ जाने का काम करे, जिसके कारण उसके अंदर संकोच पैदा होने का काम नहीं करेगा। आप अगर कुछ ऐसे शब्दों को कहते हैं जो बच्चे के अंदर दिमाग में संदेह पैदा कर देगा, आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये समस्या उसके अंदर खड़ी हो जाने का काम करेगी। इसलिए ऐसा करने का काम करें कि उसके अंदर किसी प्रकार का संकोच न रहे। और अंतिम पॉइंट कहने का काम करता है भाषा क्षेत्रीयता। भाषा क्षेत्रीयता, प्रांतीयता व व्याकरण दोष रहित होना चाहिए एवं व्याकरण दोष से रहित होना चाहिए। देखिए एक बात और कहता है कि आप जो भी चीज बोल रहे हो, आप जो भी चीज बच्चे को समझा रहे, ध्यान देना है अध्यापक को। सब सारी चीजें, ये सब सारी की सारी चीजें अध्यापक को देना है ध्यान कि भाषा में क्षेत्रीयता किसी क्षेत्र का, प्रांतीयता किसी प्रदेश का, एवं क्षेत्रीयता और प्रांतीयता का, प्रदेश का और क्षेत्र का भले ही हो, लेकिन व्याकरण दोष से रहित, उसमें किसी प्रकार का व्याकरण का दोष नहीं होना चाहिए। वह व्याकरण के दोष से रहित होना चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए वह हर जगह आपको मिल जाए, वही शब्द का प्रयोग करने का काम करेंगे, न कि किसी ऐसी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग कर दीजिए, किसी ऐसी प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर दीजिए जिसके कारण व्याकरण में दोष पैदा हो जाने का काम करे। जब वो बालक कभी व्याकरण पढ़ने का काम करेगा, जब देखेगा समझेगा, तो उस आपके बताए गई चीजों में वह कहीं न कहीं व्याकरण संबंध दोष पाएगा, और जब दोष पाएगा यह कहीं न कहीं आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। इसलिए कहता है एक अध्यापक को यह ध्यान रखना होगा कि आप जो भी बोलें
क्षेत्रीय बोली हो, प्रादेशिक बोली हो, कोई सा भी बोली हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का ये व्याकरण की त्रुटि, व्याकरण दोष नहीं होना चाहिए। ये आपका रहा मौखिक भाव प्रकाशन से शिक्षक की सावधानियां, यानी मौखिक भाव प्रकाशन करने की तदुपरांत एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान देना है। यही सब सारी बातें हैं जिसको शिक्षक को ध्यान देना होगा। ये आपका रहा मौखिक भाव प्रकाशन में शिक्षक को ध्यान देने की बातें। अब एक अगली टॉपिक और इस तरह का आपका मिलेगा। देखिए, ये सब जो भी चीजें हैं ये निश्चित रूप से आपके पेपर, आपकी परीक्षाओं में आने वाले पेपर हैं। ये कहीं न कहीं आते रहते हैं अक्सर, एक साल नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल। इसलिए आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से ही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अगला कहता है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व, कौशल का महत्व। एक अगली टॉपिक, दूसरी टॉपिक ये कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी जो मौखिक रूप से जो प्रस्तुत किया जाता है, जो बोल के बताया जाता है, समझाया जाता है, वह क्या है? एक प्रकार का कौशल है। यानी बोल करके बताना, समझाना एक प्रकार का क्या ये कौशल है। तो कहता है इस कौशल का क्या महत्व है? यानी बोल करके बताने का, बोल करके समझाने का कोई महत्व है या नहीं है? यदि नहीं है तो कोई बात, अगर है तो क्या है? पहली बात कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व। तो कहता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के तमाम महत्व है, निम्नलिखित महत्व पाए जाते हैं। जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो बोलते हैं, एक वक्ता जो बोलने का काम करता है, तो वो जो मौखिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का काम करता है, तो क्या समाज में उसका कोई महत्व है या नहीं? बहुत ज्यादा महत्व है उसका। महत्व इतना है वह अपनी बोली के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने का काम करता है। ये है कौशल, ये है कौशल का महत्व। तो कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व, कहता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के तमाम महत्व है। कहता है मौखिक भाषा मौखिक भाषा विचारों एवं भावों, मौखिक भाषा विचारों एवं भावों। कहता मौखिक भाषा विचारों एवं भावों की सरल सशक्त साधन है। विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का सरल एवं सशक्त साधन। ये इसलिए ये कहने का काम किया हुआ है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व, पहला महत्व ये कहता है ना कि मौखिक भाषा जो है ये विचारों को और भावों को, यानी मेरे अंदर जो विचार, मेरे अंदर जो भाव आते हैं, मेरे जो भाव हैं, मेरे जो विचार हैं, उस भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सबसे सशक्त साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर आए हुए विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। ये है मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरी बात इसने कहने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है वह मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति कहता है मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का, मौखिक अभिव्यक्ति लिखित मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति की
आधार शिला है। आधार शिला है। उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यह मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का आधारशिला नहीं। कहता जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, वह मौखिक अभिव्यक्ति लिखित जो अभिव्यक्ति होती है उसकी आधारशिला है। यानी बिना मौखिक अभिव्यक्ति का लिखित अभिव्यक्ति साबित नहीं हो सकती। उसके कहने का मतलब यह है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी मौखिक हम लोग जो बोलने का काम करते हैं, कहने का काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, वह क्या है, लिखित अभिव्यक्ति का आधार से उसी को टिकने का काम किया हुआ है। अगली बात कहता है, अगली बात उसने क्या रखने का काम, भाषा की शिक्षा, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ। देखिए मुख्य बात उसने एक बात यहां बता दी है। कहता है कि भाषा की जो शिक्षा है, हम जिस भाषा को जानने वाले हैं, जिस भाषा में हम पैदा होते हैं, जिस भाषा के रहने वाले हैं, हम भाषाभाषी हैं, कहता कि भाषा की जो शिक्षा है, देखिए समाज से बता, हम लोग हिंदी भाषाभाषी के हैं और वह हिंदी में भोजपुरी हिंदी के, तो कहता है कि जो भाषा हिंदी हमारी है, उस भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा, देखो हमें लिख के कोई नहीं बताया। हम जब बच्चे रहे होंगे, हम लोग छोटे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो भाषा रही होगी, जो बोली रही होगी, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग उसी भाषा, उसी बोली का प्रयोग करते रहे होंगे और उनके द्वारा प्रयोग करने के बाद हमने भी इस बोली को सीखा होगा, हमने भी इस भाषा को सीखने का काम किया होगा। कहता है कि हमारी जो भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होने का काम करती है। यानी उसने ये बताने का काम किया हुआ है कि जो मौखिक भाषा है, या कहता है भाषा की जो शिक्षा है, यानी हम जिस भाषा के जानकार हैं, जिस भाषा को बोलने वाले, जो भाषा हमारे जेहन में है, कहता भाषा की जो शिक्षा है, उस भाषा की शिक्षा हमें कैसे मिली है, मौखिक भाषा से प्रारंभ में लिख के नहीं दिखाया गया, लिख के नहीं पढ़ाया गया। लोग बोलते थे, हम सुनते चले गए, हमने उसको सीख लिया। तो कहता भाषा की जो शिक्षा होती है, यह मौखिक भाषा से प्रारंभ होने का काम करती है। और अगली बात इसने कहने का काम किया हुआ है, अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित, कहता है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा, कहता है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान का अर्जन करता है। ज्ञान का अर्जन कर। देखिए उसने कहा कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, कहता वह अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही, यानी बात विचार के द्वारा ही, बोल बतिया के ही, उसके द्वारा ही ज्ञान का अर्जन करता है। यानी ज्ञान को वह ग्रहण कर लेने का काम करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह क्या करता है, बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करने का काम करता है, अर्जन करने का काम करता है। वह ग्रहण करने, लिखता पढ़ता नहीं, वह केवल सुनता है और सुन करके ही वह अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेने का काम करता है। तो शिक्षा ग्रहण करने का एक ये भी साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति आप पढ़े हो चाहे न पढ़े, नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर चाहे तो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा भी अच्छी चीजों को बता सकता है, उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। यह है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व।
अगली बात कहता है रोजमर्रा की क्रिया, रोजमर्रा की क्रियाकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। क्रियाकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। ये कहता है कि जो रोजमर्रा जो दैनिक हमारे क्रियाकलाप होते हैं, उस दैनिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में हमारे जो रोजमर्रा के जो कार्य व्यवहार है, जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में हम लोग मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्य सी बात कहना हो कि वहां जाना है, या किसी भी जगह जैसे कह दिया जाए कि बनारस जाना है, तो कोई लिख के तो नहीं दे रहा है बनारस, ये क्या है, मौखिक ही तो भाव अभिव्यक्ति है। यानी कहा गया कि रोजमर्रा की चीजें, इसी तरह से रोजमर्रा की चीजें, जैसे बनारस जाना कह दिया गया तो आपने समझ लिया कि बनारस जाना है, आप बनारस चले जाने का काम करें। तो उसी तरह कहता है कि जो रोजमर्रा की कार्य व्यापार है, जो रोजमर्रा की क्रियाकलाप है, उस रोजमर्रा की क्रियाकलाप में भी मौखिक भाषा का प्रयोग करने का काम किया जाता है, जिसके कारण वह अत्यधिक उसमें मौखिक भाषा का ही प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा मौखिक भाषा का उद्देश्य। मौखिक भाषा का उद्देश्य निम्न है, उसने बता रखा है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। मौखिक भाषा हम आए दिन रोजमर्रा के जीवन में अपने क्रियाकलापों को करने के लिए मौखिक भाषा का ही प्रयोग करने का काम करते हैं। और कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला है। जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला है। यदि लिख दिया जाए तो बताया नहीं जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है कि होता क्या, कभी कभी व्याख्या आपने सुना होगा किताबों में देखो 2 ही चौपाई दिए रहते हैं, छात्र चाहता तो पढ़ लेता, लेकिन उसको समझाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और जब मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है, वह चीज उसको भली भांति समझ में स्पष्ट रूप से आ जाने का काम करती है। इसलिए कहता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति जो है, ये लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला है। यदि मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती तो लिखित अभिव्यक्ति भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग ही जानने वाले हैं। और नीचे क्या रखा उसने, आधारशिला इसलिए है क्योंकि आज भी अशिक्षित लोगों के संपर्क में रह करके मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही ज्ञान का अर्जन करने का काम करते हैं। और अभी पहली बात कह रखा था उसने कि मौखिक भाषा के द्वारा ही भावों का, विचारों का अभिव्यक्ति सरल एवं सशक्त साधन है। यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यह मौखिक अभिव्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का सबसे सरल सशक्त क्या एक प्रकार का साधन है। तो आज आपने पढ़ा भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षक की सावधानियां और मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। और यदि बात आपको नहीं समझ में आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछने का काम करिएगा। और अगली कक्षा में पुनः आपको पढ़ाया जाएगा देवनागरी लिपि। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।